हेलो व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड वेटरन्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में हम सभी सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ऐसी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हमारे पास कोई सोर्स ऐसा है नहीं। हमने कहीं पढ़ा था कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने, जो पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी हमारा केस लिस्ट नहीं हुआ है। आज का जो मेरा वीडियो है, अगेन मेरे कमेंट्स में मेरे व्यूअर्स ने कुछ कमेंट किए थे और बड़ा अच्छा लगा कि हमें नए नए कमेंट मिलते हैं और डिस्कशन के माध्यम से हम एक किसी मुकाम पर पहुंचे। एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया, आप एमएसीपी हवलदार के पीछे क्यों पड़े हो? मैं किसी भी एमएसीपी हवलदार के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूँ। और एमएसीपी सिर्फ हवलदार को नहीं, सिपाही को भी मिलती है, नायक को भी मिलती है, हवलदार को भी मिलती है और नायब सूबेदार को भी मिलती है। और हो सकता है सूबेदार मेजर को या सूबेदार को नहीं मिलती हो, कि उतनी उनकी सर्विस नहीं रह जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं कारण बताऊंगा। और दूसरा, उन्होंने यह कहा कि एमएसीपी एक रैंक है। अब एमएसीपी एक रैंक है या नहीं, इसका निराकरण मैं बताना चाहूँगा कि दूसरा जो कमेंट है, एक हमारे रिटायर्ड सूबेदार तोमर साहब हैं, जो एडवोकेट हैं एमपी के ग्वालियर में हाई कोर्ट में। अब उससे अच्छा तो कोई नॉलेज हो नहीं सकता। उन्होंने कहा है, उन्होंने माना है कि एमएसीपी से रैंक, स्टेटस और सीनियोरिटी पे असर नहीं पड़ता। यानी उन्होंने ये मान लिया कि एमएसीपी एक रैंक नहीं है और ना तो इससे कोई रैंक मिलती है और ना इससे सीनियोरिटी पे कोई असर पड़ता है। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि यदि किसी को रेड एंट्री हो जाए तो उसको एमएसीपी नहीं मिलती है, तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस या लॉ ऑफ इक्वलिटी कैसे लागू होगा? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिनको रेड एंट्री नहीं हुई है उन पर तो लागू होगा। और जो 555 सर्कुलर है 7th पे, जो हमारा ओआरओपी का, उसमें रेड एंट्री संबंधित ना तो कहीं इंस्ट्रक्शंस हैं और न ही कहीं जो 555 सर्कुलर का 7वां नंबर का टेबल है उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि रेड एंट्री का कॉलम है, उनकी ओआरओपी होगी। वहाँ सिर्फ रैंक वाइज है, ग्रुप वाइज है और ग्रुप वाइज ही उसमें है जो कुछ भी है। और जब आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने ये कहा कि एक प्रकार का ये वर्चुअल प्रमोशन है। ये तो मैंने भी कहा था कि फॉल्स सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस या एंटिटी देता है। व्यक्ति जिसको ये मिला हुआ है वो ये सोच लेता है कि मेरा प्रमोशन उस पर्टिकुलर रैंक में हो गया, लेकिन हुआ नहीं है, वो सब काल्पनिक है। और वर्चुअल प्रमोशन जैसा कोई वर्ड ना तो डीओपीटी जो सिविल के लिए नियम निकालती है, गाइडलाइंस है, वहाँ ऐसा कहीं मेंशन हुआ है, न ये वर्चुअल प्रमोशन टर्मिनोलॉजी कहीं भी हमारे डीएसडब्ल्यू या पीसीडीएम में कहीं भी किसी प्रकार से वर्णित नहीं है। ये केवल हमारा सोच है कि ये वर्चुअल प्रमोशन है। और वास्तव में ये वर्चुअल प्रमोशन है तो क्या एमएसीपी से अलग हट करके इनको कोई फायदा या लाभ मिलता है? वहाँ बात आऊँगा मैं। अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पहले वाले व्यूअर ने कहा था कि एमएसीपी एक रैंक है और आप इसके पीछे क्यों पड़े हो। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना एमएसीपी, अब भी दिखाई दे रहा है तात्कालिक। लॉन्ग रन में जा करके आपके लिए ये एमएसीपी जिनको मिलेगा वो इतने बड़े नुकसान में होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में जा करके केवल ये जो ओआरओपी होगी, ये केवल और केवल नॉन एमएसीपी और ऑफिसर्स के लिए रह जाएगी। आप इसमें से निकाल दिए जाओगे। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, आपकी 2018 में मिनिमम मैक्सिमम से आपकी ओआरओपी निकाली जाएगी, ओआरओपी 2 आएगी। अब जो निकाले जाएंगे, मान लो ये बिना एमएसीपी के निकाली जाएगी, हम ये मान के चलते बिना एमएसीपी की आएगी। जब ये बिना एमएसीपी की आएगी और जो फिगर ओआरओपी 2 में आएगी एवरेज से, स्वाभाविक है कि नॉन एमएसी को जो पेंशन मिल रही है उससे वो कम होगी।
अब कम पेंशन तो आप लोगे नहीं। इसका मतलब हुआ यहाँ आप पर प्रोटेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एमएससीपी के साथ ज़्यादा पेंशन मिल रही है आपको, वो आपको मिलती रहेगी, और जिसको कम पेंशन मिल रही है वो ओआरओपी 2 से कवर हो जाएगा। यानी आपको इसमें ओआरओपी से कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं होना है। अब मान लीजिए आप 1924 में जाते हो या 1929 में जाते हो, 5-5 साल के बाद में आप करते हो, तो जब भी ओआरओपी की फिगर सेट होगी विदाउट एमएससीपी के, तो हमेशा ही कम से कम 15-20 साल तक, और मुझे लगता है हमेशा ही आपकी जो एमएससी फिगर के कारण, 2 इंक्रीमेंट के कारण जो आपकी फिगर होगी वो हमेशा ही ज़्यादा होगी और ओआरओपी की फिगर कम होगी। यानी आपको ऑटोमेटिक इससे निकाल दिया जाएगा, और इस प्रकार की कोई फिगर नहीं आने वाली है एमएससीपी 2 में टेबल में कि ये एमएससीपी बने, एमएससीपी 2 है, एमएससीपी 3 है। केवल उसमें रैंक वाइज आपको, ग्रुप वाइज आपको आपकी फिगर आएंगी। यदि आपकी फिगर आपकी पेंशन उससे कम है तो उसके बराबर हो जाएगी, यदि उससे ज़्यादा है तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा और ये आगे चलते चले जाएंगे। अब एमएससीपी का असर ज़्यादा ऑफिसर्स पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ टाइम स्केल प्रमोशन है, और उनको ओआरओपी का हमेशा फायदा मिलता रहेगा। और जो एमएससीपी की अभी इससे लड़ाई से दूर होना चाहते हो, यदि एमएससीपी इसमें इंक्लूड होती है तो आगे आने वाली ओआरओपी में आपको फायदा होगा। यदि नहीं इंक्लूड होती है तो आपके ये 2 एमएससीपी आपको हमेशा ही नुकसान दिलाते रहेंगे, क्योंकि जब भी पे फिक्स होगी, ये 18 के होगी, 18 के बाद फिर 23 से होगी, जो जब भी पे फिक्स होगी उसमें आपका मिनिमम मैक्सिमम जो निकाला जाएगा विदाउट एसीपी के, आपकी जो एमएससीपी की फिगर होगी हमेशा ज़्यादा होगी, और आप पे हमेशा ही लॉ प्रोटेक्शन जो क्लॉज है वही लागू होगा। तो इसके लिए हम पीछे पड़े हुए हैं। यदि इसमें ये शामिल होती है तो हमारे जो 1996 से पहले, प्री 2006 से पहले जो रिटायर्ड हुए उनके लिए ये मिले और उनको ये फायदा हो। अब दूसरा, हमारे तोमर साहब ने कहा था, जो हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ये प्रकार का वर्चुअल प्रमोशन है। सर ये वर्चुअल प्रमोशन में आपको एमएससीपी 2 जो सिपाही लिया है, नायक लिया है और हवलदार, उससे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, मैं आपको एक जो हवलदार एईसी होते हैं उनसे समझा पाऊंगा, क्योंकि वो 2 ग्रुप में हो जाते हैं, एक तो अदर रैंक्स में आ जाते हैं और एक जेसीयू में चले जाते हैं। तो एमएससीपी 2 लेकर के यदि कोई हवलदार एईसी 16 साल के बाद में एमएससीपी 2 से वो सूबेदार के ग्रुप में चला जाता है। अब सवाल उठता है, क्या उसका रैंक परिवर्तन हुआ है, क्या वो सूबेदार है? और नहीं, यदि वास्तव में ही ये प्रमोशन है तो आप हमें ये बताएं कि जो सीएसडी में मिलने वाली सुविधाएं हैं, क्या उनको वो सुविधाएं मिलेंगी जो सूबेदार को मिल रही हैं? जैसे आपको कार मिलती है सीएसडी से, उसका सीसी होता है, एएफडी के आइटम्स होते हैं, या लेकर का कोटा होता है, वो हवलदार वाला ही रहेगा या उसको सूबेदार वाला मिल जाएगा? दूसरा, ईसीएच में जो हमारे कार्ड बनते हैं तो एक फीस होती है, जेसीओ ऑफिसर, जेसीओ ओआर की अलग अलग होती है, तो उसकी वो फीस कार्ड बनवाने के लिए क्या होगी? हवलदार वाली लागू होगी या उस पर सूबेदार वाली लागू होगी? केंद्रीय जो सैनिक बोर्ड है वो जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं लागू करता है, और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो केवल ओआर के लिए हैं, यानी हवलदार तक ही है। तो क्या उस व्यक्ति को उन योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा, या उसको हवलदार मानते हुए, हालांकि वो एमएससीपी 2 है, सूबेदार के ग्रुप में बैठा हुआ है, उसको उन योजनाओं का लाभ मिलेगा? शायद मेरे ख्याल से तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो सवाल अब ये उठता है कि जो एमएससीपी की जो बातें हो रही हैं, जो वर्चुअल प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है और ये प्रमोशन नहीं है, एक प्रकार का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, ये फायदा है और ये बेसिक पे में जुड़ता है, और बेसिक पे में जुड़ने के कारण ऑटोमेटिक नॉन एमएससीपी का इस पर अधिकार हो जाता है। अब अधिकार क्यों नहीं हो, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि नॉन एमएससीपी का एमएससी पर अधिकार क्यों नहीं हो? आप ये बताइए, एमएसपी का कॉन्सेप्ट, मिलिट्री सर्विस पे का कॉन्सेप्ट, और एमएससीपी का कॉन्सेप्ट दोनों 2006 में आए थे। एमएससीपी तो नई नई लागू हुई थी, लेकिन जब 2006 में आया हुआ कॉन्सेप्ट
OROP की 1 की टेबल में प्री 2006 से पहले वाले लोगों पर लागू है, तो MACP का सिद्धांत या कॉन्सेप्ट प्री 2006 या प्री 96 वाले पहले वालों पर लागू क्यों नहीं होगा, जबकि वो MACP बेसिक पे का भाग है। दूसरा, डिसेबिलिटी वालों के लिए एक ब्रॉड बैंडिंग फैसिलिटी है। उस ब्रॉड बैंडिंग फैसिलिटी को 1996 से लागू किया गया था, लेकिन 1996 से पहले डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, इसको उनके लिए भी लागू किया गया है। यदि ऐसा होता तो यह 1996 से पहले वालों के लिए लागू नहीं होता, तो फिर MACP जो 2006 में लागू हुई है वो पहले वालों के लिए लागू क्यों नहीं हो सकती है। ऑनररी नायब सूबेदार 2006 के बाद जो आए थे उनके लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर के आदेश के अनुसार 2009 का एक लेटर निकला था, उसके अनुसार उनको रेगुलर नायब सूबेदार मान लिया गया और पहले वालों को नहीं माना। बाद में कोर्ट ने भी माना, सरकार ने भी माना कि ये उन पर भी लागू होता है। जब 2006 के लिए बाद के वाले नायब सूबेदारों के लिए माना गया सिद्धांत 2006 से पूर्व आए हुए ऑनरेरी नायब सूबेदार कैप्टन्स के लिए मान लिया जाता है, तो फिर MACP का सिद्धांत जो मूल वेतन का भाग है उसको उसके लिए क्यों नहीं माना जा सकता। फायदे के लिए ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का मिनिमम फिटमेंट टेबल 2012 में 542 सर्कुलर के अनुसार रेगुलर कैप्टन और लेफ्टिनेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। जब इस प्रकार का फायदा उनको दिया जा सकता है, तो फिर जो नॉन MACP हैं उनको MACP का फायदा क्यों नहीं दिया जा सकता, उनको क्यों वंचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसका जो MACP का असर है अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप इस पर ये मान करके चलते, आप मान सकते हो कि MACP और नॉन MACP अलग है, लेकिन वो रैंक नहीं है, रैंक अलग होती हैं, उनके रैंक के अलग अलग फायदे होते हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भी होते हैं, रिटायरमेंट से पहले भी होते हैं, और हम इसके पीछे पड़े रहेंगे क्योंकि MACP मूल वेतन का हिस्सा है और इस MACP पर नॉन MACP वालों का अधिकार है। मतलब हमारी 2018 की जो फिगर ये सेट की जाती हैं, तो उन 2 इंक्रीमेंट के साथ सेट की जाएं जो नॉन MACP हैं, और रैंक के वाइज आएगी, ये बिना रैंक के नहीं आएगी। और मान लीजिए नहीं भी आए और उनको आ भी जाए, तो जो MACP वाले हैं ये भूल जाएं कि उनको OROP2 में किसी प्रकार का कोई फायदा हो रहा है। उनको कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो पेंशन होगी वो ज़्यादा होगी, और जो OROP2 में जो पेंशन सेट होगी मिनिमम एवरेज बेस्ड वो कम होगी। आपकी पेंशन प्रोटेक्ट हो जाएगी और दूसरों की पेंशन वहीं के वहीं रह जाएगी। और दूसरा मैं और कहना चाहूँगा कि जब 7 CPC में हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.57 है और ऑफिसर का 2.67 और 2.81 है, तो क्यों नहीं MACP के 2 इंक्रीमेंट जो लेकर के बैठे हैं, हाँ ये मानता हूँ उनकी अच्छी सर्विस है, APR के आधार पर मिलता है, तो क्यों नहीं इसको नॉन MACP उनको दिया जा सकता है जो पहले भी ऐसे फायदे बाद में हुए निर्णयों के अनुसार पहले वाले लोगों के लिए गए हुए। ब्रॉडबैंडिंग गया हुआ है, MSP जो 2006 में आई थी वो भी पूर्व 2006 वालों के लिए गई हुई है, और भी कई प्रकार के फायदे हैं और कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो हम ये कहना कि नॉन MACP का फायदा MACP को नहीं मिल सकता, ये एकदम हमारा ये गलत सोच है और हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और हम ये कहें कि MAC की जो फिगर आती है, OROP2 की जो फिगर आती है उसमें रैंक वाइज MAC का समावेश होगा, तो निश्चित रूप से MACP वालों को फायदा होगा। और यदि आप इसको बाहर निकलवाते हो तो आप ये सोच लेना कि 15-20 साल तक आप ये भूल जाना कि आपको MACP वालों को किसी प्रकार का कोई फायदा होगा। और उसके बाद जब पे कमीशन आएगा, 8वां पे कमीशन आएगा, और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जो आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको उसका कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि आप तो रिटायर होकर के MACP लेकर के बैठे हो, और आपको तभी फायदा मिलेगा
जब आप जो OROP की टेबल आएगी, जो भी 2, 3 जो भी होगी, यदि आप जो पेंशन ले रहे हो उससे ज़्यादा वो निकल जाती है तब तो ठीक है, नहीं निकलेगी तब भी आपकी पे प्रोटेक्ट होगी। तो कृपया इसको ध्यान से सोचें, और इसके पीछे हम किसी खास मकसद से पड़े हुए हैं, हम आगे के भविष्य को लेकर के पड़े हुए हैं। और यदि आप अभी नहीं जागे तो आप निश्चित समझ लेना कि आने वाले दिनों में OROP केवल और केवल नॉन MACP और ऑफिसर्स का ही मुद्दा रह जाएगा। MACP तो 2006 से लागू है, और MACP वाले बिल्कुल ही इस मुद्दे को भूल जाएं, क्योंकि लास्ट पे जो आपकी ड्रॉन होगी उसका 50% हमेशा ही आपकी OROP की फिगर से ज़्यादा होगा और प्रोटेक्शन क्लॉज आप पर लागू होगा। थैंक यू, धन्यवाद।